हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिक्स का। इसमें पहली यूनिट चल रही थी अपनी कुल निकालने ऊष्मीय और उष्ण अन्योन्य क्रियाएँ। तो अन्योन्य क्रियाएँ क्या होती हैं, ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। दो निकायों के बीच में ऊष्मीय और उष्ण अन्योन्य क्रिया प्रकार मैंने पढ़ाए थे तुमको अन्योन्य क्रियाओं के। तो नंबर 1 था ऊष्मीय और नंबर 2 जो है रुद्धोष्ण अन्योन्य क्रिया है। इसको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो रुद्धोष्ण अन्योन्य क्रियाएँ कब होंगी? जब ऊष्मा का, रुद्धोष्ण का अर्थ क्या है? ऊष्मा अवरुद्ध, यानी ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो। तो जैसे कि मैंने कल भी लोगों को समझाया था, दो निकाय हैं ए और ए डैश, जिनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। इनका संयुक्त निकाय क्या कहलाता है? ए स्टार, जिसको अपन संयुक्त निकाय कहते हैं। इसकी ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा हमने मानी थी EI और इसकी EI डैश, इसकी फाइनल ऊर्जा EF और इसकी EF डैश। संरक्षण से EI प्लस EI डैश इक्वल टू हमने लिखा था EF प्लस EF डैश। या इसको अपन लिख सकते हैं EF माइनस EI प्लस EF डैश माइनस EI डैश इक्वल टू 0। इसको डेल्टा E बार प्लस इसको डेल्टा E डैश बार इक्वल टू 0। ये पहले कल भी लिखा था, समीकरण नंबर 1 निकाला था इसको। तो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया क्या होती है, इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा जो प्रकार है रुद्धोष्ण अन्योन्य क्रिया है। तो रुद्धोष्ण में क्या होगा? जैसे मैंने पहले लिखाया था, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में बाह्य प्राचालों को नियत रखकर केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होने दिया जाता है। और रुद्धोष्ण में क्या होगा? इसमें बाह्य प्राचाल में परिवर्तन करना है। बाह्य प्राचाल कौन से होते हैं, पहले भी बताए हैं, जैसे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, आयतन, ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं? बाह्य प्राचाल। तो अगर निकायों के बाह्य प्राचाल में परिवर्तन किया जाए, कोई से भी निकाय के प्राचाल में परिवर्तन कर दो, या बाह्य विद्युत क्षेत्र जो इसकी चारों तरफ है, या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन करो, या दोनों निकायों में से किसी भी निकाय के आयतन में अगर परिवर्तन करें तो ऊष्मा को अवरुद्ध रखना है। यानी कि संपूर्ण निकाय जो है इनके बीच में एक ऊष्मा रोधी दीवार लगा देनी है। क्या करना है? बीच में क्या करना है? ऊष्मा रोधी दीवार। क्योंकि विद्युत निकाय है इसलिए तीसरा तो कोई है ही नहीं ऊष्मा लेने देने के लिए या और कोई एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। तो जो भी कुछ होना है इन दोनों के बीच में होना है। अगर इन दोनों के बीच में हमने ऊष्मा रोधी दीवार लगा दी तो ऊष्मा का आदान प्रदान तो होगा नहीं। तो फिर बाह्य प्राचाल में परिवर्तन के द्वारा एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और वो किसके रूप में होगा? कार्य के रूप में। इस कंडीशन में ऊर्जा का विनिमय का रूप में होगा, कार्य के रूप में होगा। तो कार्य के रूप में हो रहा है, ऊष्मा अवरुद्ध है, इसलिए इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को क्या कहेंगे? रुद्धोष्ण अन्योन्य क्रिया। अब इस अन्योन्य क्रिया में क्या होता है? जब हम बाह्य प्राचाल को नियत परिवर्तित करेंगे, एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य किया जाएगा। यानी एक निकाय दूसरे निकाय पर कार्य करेगा। तो इस कंडीशन में जो कार्य करेगा उसकी एनर्जी में कमी आएगी, इसलिए उसको पाई से बताएंगे -W से। -W क्या है? निकाय द्वारा किया गया कार्य। यानी कोई निकाय दोनों में से कोई सा भी एक कार्य करेगा दूसरे पर
पर करेगा। तो जिसने कार्य किया, तो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई कार्य करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। अब कमी आएगी तो उसको कैसे दिखाएंगे, माइनस डब्ल्यू। कार्य को डब्ल्यू से दिखाते हैं अपन, माइनस डब्ल्यू। इसको निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य कह सकते हैं, क्योंकि अपन स्थूल निकाय पर बात कर रहे हैं, इसलिए स्थूल कार्य। तो माइनस डब्ल्यू से दिखाएंगे, और जिस निकाय पर कार्य होगा उसको भाई दिखाएंगे प्लस डब्ल्यू से। ये क्या होगा, निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य। तो एक निकाय दूसरे निकाय पर कार्य करेगा, इस रूप में एनर्जी का ट्रांजैक्शन होगा। तो जो निकाय कार्य करेगा उसकी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी, इसलिए उसको माइनस डब्ल्यू से दिखा सकते हैं। और जो निकाय इस निकाय पर कार्य किया जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन लगा हो, जैसे सिखा दिया जाए, तो इसकी द्वारा लगाया गया बल है, तो इसकी तो ऊर्जा में कमी आएगी, इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जिस पर कार्य किया जाएगा उसकी एनर्जी में क्या हो जाएगी, वृद्धि। वृद्धि का मतलब प्लस, इसलिए निकाय पर किया गया स्थूल कार्य क्या कहलाएगा, प्लस डब्ल्यू से अपन दिखाएंगे। तो एक निकाय द्वारा कार्य किया गया, एक निकाय पर कार्य किया गया। मान लीजिए ये निकाय द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू है, और दूसरे निकाय पर किया गया कार्य डब्ल्यू डैश है। तो दोनों मान यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो डेल्टा ई है, एक निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन डब्ल्यू और दूसरे निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन डब्ल्यू डैश। डेल्टा ई बार है, डेल्टा ई डैश बार क्या चीज है, ऊर्जा में परिवर्तन है। ए निकाय के लिए डेल्टा ई बार, इसको हम डब्ल्यू से दिखा रहे हैं, तो कार्य के रूप में ही परिवर्तन हो रहा है, कार्य के रूप में ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, कार्य के रूप में एनर्जी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए डेल्टा ई बार बराबर डब्ल्यू। और दूसरा निकाय ए डैश है, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई डैश बार को क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू डैश। इस समीकरण में हम मान लेते हैं डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश बराबर क्या हो गया, 0। समीकरण एक में लिख रहे हैं अपन डेल्टा ई बार डब्ल्यू, ए निकाय की माध्य ऊर्जा में परिवर्तन इसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर। और ए डैश निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन डब्ल्यू डैश के बराबर। डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल टू 0, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू डैश। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर किया गया कार्य समान होता है। डब्ल्यू का मतलब क्या है, निकाय पर किया गया स्थूल कार्य, प्लस में आ रहा है इसलिए, और माइनस डब्ल्यू डैश का मतलब निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य। तो जब भी रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं होंगी दो निकायों के बीच में, तो क्या होगा, एक दूसरे पर निकाय कार्य करेगा, एक निकाय दूसरे निकाय पर क्या करेगा, कार्य करेगा। एक निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य दूसरे निकाय पर किए गए स्थूल कार्य के बराबर होगा। तो इस तरह की अन्योन्य क्रिया को हम क्या कहेंगे, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। अब चूंकि इसमें कार्य का आदान प्रदान हो रहा है, वर्क के रूप में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो वर्क को हम क्या बोलते हैं, कार्य को और क्या कह सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। कार्य को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इस रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। यांत्रिक अन्योन्य क्रिया, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया को यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्य के रूप में ऊर्जा का विनिमय हो रहा है। तो दो प्रकार की हमें मूल रूप से हो गई, जो हमारी यूनिट की चर्चा का नाम भी है, स्थूल निकाय में ऊष्मीय और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया।
ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और नंबर 2 जो है रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। अब एक तीसरा जो प्रकार इसमें होगा उसका नाम क्या होगा, व्यापक अन्योन्य क्रिया। हालांकि मूल रूप से दो ही प्रकार हैं, लेकिन इनका जो कंप्लीट है तीसरा तो नहीं कह सकते, व्यापक कह सकते हैं, अलग से नहीं कह सकते। व्यापक अन्योन्य क्रिया, व्यापक का मतलब क्या होगा, व्यापक का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने अभी बताया तुम्हें रुद्धोष्म कब होती है, जब बाह्य प्राचालों को नियत रखा जाता है, केवल ऊष्मा के रूप में ही ऊर्जा विनिमय होता है, तो कहते हैं ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। और दूसरी जो प्रकार है रुद्धोष्म, वो कब होती है, जब बाह्य प्राचालों में परिवर्तन किया जाए, यानी ऊष्मा को कांस्टेंट रखें, ऊष्मा को अवरुद्ध कर दें, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने दें, केवल कार्य के रूप में एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य किया जाए, तो इस रूप में जब ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं। अब इनका एक व्यापक रूप है, तो व्यापक का मीनिंग क्या है, जो प्रैक्टिकली अगर अपन देखना चाहें किसी निकाय के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अगर अपन प्रैक्टिकली अध्ययन करें, ये तो हमने थ्योरेटिकल कह दिया कि ऐसा होगा तो ये कहलाएंगे, और ये ऐसा होगा तो ये कहलाएंगे, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में देखें, प्रैक्टिकली अगर इन अन्योन्य क्रियाओं को हम अध्ययन करें, देखना चाहें कि ऐसे अन्योन्य क्रिया होती हैं, तो 100% ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कब होंगी, जब बाह्य प्राचाल को नियत रखा जाए। नियत मतलब बिल्कुल कांस्टेंट, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या आयतन में कतई परिवर्तन नहीं हो, तब ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया होती है। लेकिन क्या वाकई में प्रैक्टिकली ऐसा संभव है कि अपन बाह्य प्राचालों को बिल्कुल नियत कर दें? नहीं। इसका मतलब जब ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया हो रही है तो कुछ मात्रा में बाह्य प्राचाल भी चेंज हो रहे हैं, यानी कि कार्य के रूप में भी ऊर्जा का विनिमय हो रहा है। इसी तरह जब अपन दूसरे प्रकार की बात करते हैं, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, तो रुद्धोष्म का मतलब क्या है, ऊष्मा को बिल्कुल अवरुद्ध रखना है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऊष्मा 100% अवरुद्ध हो जाए, 1% भी ऊष्मा का विनिमय ना हो। तो इसका मतलब जब हम रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया करा रहे निकायों के बीच में बाह्य प्राचाल में परिवर्तन करा के एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य किया जा रहा है, उस दौरान ऊष्मा का भी आदान प्रदान होगा। इसका मतलब 100% ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया संभव नहीं है, यानी दोनों अन्योन्य क्रिया एक साथ चलेंगी। ना तो बाह्य प्राचालों को नियत रखा जा सकता है कंप्लीट, और ना ऊष्मा को पूर्णतया अवरुद्ध किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि जब भी व्यवहार में प्रैक्टिकली अन्योन्य क्रियाएं दो निकायों के मध्य होती है, तो उसमें दोनों तरह की अन्योन्य क्रियाएं चलेंगी, यानी कि जो ऊर्जा में परिवर्तन है डेल्टा ई बार, वो किसके रूप में होगा, ऊष्मा के रूप में भी प्लस कार्य के रूप में भी। इसी तरह से दूसरे निकाय की भी ऊर्जा में परिवर्तन U डैश प्लस W डैश के रूप में होगा। तो इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को क्या कहते हैं हम, व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं, यानी कि दोनों तरह की अन्योन्य क्रिया होगी। ये जरूर हो सकता है कि अगर अपन ने ऊष्मा को अवरुद्ध करने की कोशिश की तो W के रूप में ज़्यादा एक्सचेंज हो, U के रूप में कम हो, और अगर बाह्य प्राचालों को नियत रखने की कोशिश की तो ये ज़्यादा हो तो ये कम हो, लेकिन दोनों ही एक साथ होंगे। 100% ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया
या 100% निर्दोष अन्योन्य क्रिया पॉसिबल नहीं है। अब इन सबको कंप्लीटली हम एक बार डिटेल से समझते हैं तीनों का, यानी कब कौन सी अन्योन्य क्रिया होगी। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे, उसके आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी अन्योन्य क्रिया किन परिस्थितियों में होगी। जैसे यहाँ एक अपन ने बेलनाकार नली ले ली, कांच की ले सकते हैं। ये बेलनाकार नली जो टोटली ऊष्मा अवरुद्ध है, यदि बाहर से कोई ऊष्मा आएगी नहीं, ये ऊष्मा अवरुद्ध एक नली है, ऊष्मारोधी नली, ठीक है। अब इसमें हमने एक पिस्टन लगा दिया है, इसके अंदर कोई गैस भरी है और ये हमने लगा दिया है घर्षण रहित पिस्टन लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया? घर्षण रहित पिस्टन। अब इसमें भी कोई गैस है, एक ही गैस में इसके दो पार्ट कर लिए हमने। एक पार्ट एक निकाय बन गया, जिसको हमने क्या लिख दिया ए। दूसरा पार्ट दूसरा निकाय हो गया, इसको हमने क्या लिख दिया ए डैश। बीच में हमने क्या लगाया? घर्षण रहित पिस्टन। अब इनके बीच में कौन कौन सी उसमें अन्योन्य क्रिया किन किन परिस्थितियों में होगी, मैं परिस्थितियां लिखा नंबर 1। स्थिति नंबर 1, यदि पिस्टन, ये जो पिस्टन लगाया बीच में, उसके आधार पर कंडीशंस डिपेंड करेंगी कौन सी अन्योन्य क्रिया होगी और कौन सी नहीं होगी। यदि पिस्टन ऊष्मारोधी एवं स्थिर है, यदि पिस्टन ऊष्मारोधी एवं क्या है? स्थिर। ऊष्मारोधी है, इसका मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान होगा नहीं दोनों निकायों के बीच में, यानी कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया नहीं है। और स्थिर है, यानी कि ये इधर उधर खिसकने वाला नहीं है, तो ना ये निकाय इस पे कार्य कर सकता है, ना ये निकाय इस पे कार्य कर सकता है, यानी बाह्य प्राचाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, इसका मतलब कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। तो कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड स्थिति अगर अपन डिस्कस करें, स्थिति नंबर 2, यदि पिस्टन ऊष्मारोधी नहीं है, यदि पिस्टन ऊष्मारोधी नहीं है परंतु स्थिर है, पिस्टन ऊष्मारोधी नहीं है परंतु क्या है? स्थिर है। तो स्थिर है मतलब एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, बाह्य प्राचाल में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन ऊष्मारोधी नहीं है, इसका मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान दोनों निकाय के बीच में हो सकता है। तो कौन सी अन्योन्य क्रिया हो गई? तो यह है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया होगी। कौन से टाइप की हो गई? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया होगी। सेकेंड स्थिति है, यदि पिस्टन ऊष्मारोधी नहीं है लेकिन स्थिर है, तो कौन सी अन्योन्य क्रिया होगी? ऊष्मीय। तो ऊष्मारोधी नहीं होने के कारण दोनों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाएगा, और स्थिर होने के कारण बाह्य प्राचाल क्या रहेंगे? नहीं है। तो कौन से टाइप की हो गई? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया हो गई। नंबर 3 कंडीशन, यदि पिस्टन ऊष्मारोधी है परंतु चलायमान है, यानी स्थिर नहीं है बल्कि जैसा है चल सकता है। पिस्टन ऊष्मारोधी है मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, परंतु चलायमान है मतलब इधर से इधर खिसक सकता है या इधर से इधर खिसक सकता है, यानी एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य
किया जाएगा। तो कौन सी अभिक्रिया हुई? दोष्म, तो यह है दोष्म अन्योन्य क्रिया होगी। और चौथी कंडीशन देखें नंबर 4, यदि इसका ऊष्मारोधी नहीं है, ऊष्मारोधी नहीं है तथा चलायमान है, यानी ऊष्मारोधी भी नहीं है और चलायमान भी है, चल भी सकता है। तो ऊष्मारोधी नहीं है यानी ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, और चलायमान है मतलब एक निकाय दूसरे निकाय पर कार्य कर सकता है, यानी कि बाह्य प्राचार में भी परिवर्तन होगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? दोनों प्रकार से ऊर्जा का विनिमय हो रहा है, ऊष्मा के रूप में भी हो रहा है, कार्य के रूप में भी हो रहा है। तो ये कौन सी हुई? व्यापक अन्योन्य क्रिया होगी। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने चारों कंडीशंस पे डिस्कस कर लिया। तो चारों कंडीशंस पॉसिबल है, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया भी हो सकती है अगर ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन तो दोष अन्योन्य क्रिया के लिए, और अगर थर्ड कंडीशन है ऊष्मारोधी नहीं है, चलायमान है, तो दोनों प्रकार की अन्योन्य क्रिया एक साथ होगी। और दोनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं का जो मिला जुला स्वरूप है उसको हम क्या बोलेंगे? व्यापक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, अब अपन आगे डिस्कस करेंगे इसमें जो आवश्यक चीजें हैं, कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस हैं जो आगे इस चैप्टर को आगे अध्ययन करने के लिए हमें समझना आवश्यक होगा। उन शॉर्ट डेफिनेशंस को मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। नंबर 1 है सूक्ष्म अवस्थाएं। सूक्ष्म अवस्थाएं क्या होती हैं? सूक्ष्म अवस्थाएं जैसे किसी कण की अवस्था का अध्ययन करने के लिए, किसी कण विशेष की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण का मतलब उसकी स्थिति गति का अध्ययन करने के लिए कुछ विशेष गुण जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कण का चक्रण आदि, इन गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी कण विशेष की संपूर्ण स्थिति जानने के लिए, उसकी गति का अध्ययन करने के लिए, उसका पूरा डिटेल से डिस्कशन करने के लिए हमें उसके विशेष गुण जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, चक्रण आदि का अध्ययन किया जाता है। और इन्हीं अवस्थाओं को, यानी कण की गति की अवस्था क्या है, स्थिति की अवस्था क्या है, इन अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म अवस्था है। तो आगे अपन निकायों में इन सूक्ष्म अवस्थाओं के आधार पर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि निकाय का मतलब क्या है? कणों का, अणुओं का, परमाणुओं का, इलेक्ट्रॉनों का समूह। अब उसमें उनकी अलग अलग कणों की, परमाणुओं की, इलेक्ट्रॉनों की सबकी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, उनकी स्थितिज ऊर्जा अलग अलग होती है, गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। तो सूक्ष्म अवस्थाओं के रूप में ही उनका परिवर्तन होता है, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म अवस्थाएं। सूक्ष्म अवस्थाएं वैसे ही होती हैं जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थितियां डिटरमाइन करते हैं अपन। परमाणु में जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग अरेंज होते हैं, कोई परमाणु कौन कक्षा में, और कोई परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, उनको अपन निर्धारित करते हैं क्वांटम संख्याओं से। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थितियां निर्धारित करते हैं, क्वांटम संख्या होती है नहीं, उनके आधार पर NLL जो क्वांटम संख्याएं होती हैं उनके आधार पर अपन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थितियां निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से ये भी सूक्ष्म अवस्थाएं हैं क्वांटम संख्याएं, यानी क्वांटम संख्याएं इक्वल टू क्या है? सूक्ष्म अवस्थाएं। तो ये कणों की बात कर रहे हैं अपन, तो कणों के जो विशेष गुण गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, चक्रण आदि जिनका हम अध्ययन करेंगे अन्योन्य क्रियाओं में, निकाय में, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म अवस्थाएं बोलेंगे। तो सूक्ष्म अवस्थाएं उसी प्रकार है जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थितियां जानने के लिए
क्वांटम संख्याओं के द्वारा निरूपण किया जाता है। क्वांटम संख्याओं की तरह क्या है, सूक्ष्म अवस्थाएं। इसके बाद नंबर 2 बात करें हम इसकी अभिगम्य अवस्थाएं। ये क्या होती है? अभिगम्य अवस्थाएं क्या है? क्योंकि जो सूक्ष्म अवस्थाओं को अपन अध्ययन कर रहे हैं, जैसे निकाय में मैंने अभी बताया बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारे परमाणु या अणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो सबकी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। सूक्ष्म अवस्थाएं बहुत सारी हैं, एक निकाय में बहुत सारे अणु परमाणु हैं, सबकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो सूक्ष्म अवस्थाएं बहुत सारी हैं, ये सब सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। लेकिन सभी सूक्ष्म अवस्थाएं संरक्षण नियमों का पालन नहीं करती हैं। सभी सूक्ष्म अवस्थाएं संरक्षण नियमों का पालन नहीं करती हैं। इसलिए हम उन्हीं सूक्ष्म अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे या उन्हीं सूक्ष्म अवस्थाओं पर डिस्कस करेंगे जो स्थूल निकाय पर लगाए गए सभी संरक्षण नियमों का पालन करें। और जो सभी संरक्षण नियमों का पालन करेंगी उन सूक्ष्म अवस्थाओं को हम क्या बोलेंगे? अभिगम्य अवस्थाएं। तो जो सभी संरक्षण नियमों का पालन करें वो सूक्ष्म अवस्थाएं क्या कहलाएंगी? अभिगम्य अवस्थाएं कहलाएंगी। ठीक है।